नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी की नगरी गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में जो आप पीछे देख रहे हैं ये गोरखपुर की कमिश्नरी है। और मुद्दा है कि हर दलित को, हर गरीब को, हर पिछड़े को 1 एकड़ जमीन चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। दीदी निर्देश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्य वक्ता की भूमिका में वो यहाँ पर थी। लाखों की संख्या में महिला और पुरुष यहाँ आए। निर्देश जी, सवाल वही खड़ा होता है कि सरकार जमीन लाएगी कहाँ से? सरकार के पास जमीन ऑलरेडी है। इस भारत के अंदर इतनी भूमि है, यदि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को भूमि देने पे सरकार आए तो 5 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को मिल सकती है, क्योंकि भारत सरकार के पास सबसे अधिक जमीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस भारत में चर्च के पास जमीन है, फिर रेलवे के पास जमीन है। यानी कि अगर सरकार चाहे तो जमीनों को खरीद भी सकती है। कम पड़े तो तेलंगाना की सरकार खरीद कर 3-3 एकड़ दे सकती है जमीन। तो फिर बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम? जब आप अपने लिए एक यात्रा में मोदी जी और हमारे जो है योगी जी एक यात्रा में और एक चुनाव में कई अरब खरब रुपया खर्च कर सकते हैं, तो जनता के स्वाभिमान, सम्मान, उनके अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार के लिए जमीन पर खर्च क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आप कह रहे हो कि रेलवे के पास जमीन है, चर्च के पास जमीन है, तमाम लोगों के पास, तो उनके पास जमीन अपनी है ना, वो आपको क्यों देने लगे? खरीदे ना, तो सरकार खरीदे ना। सरकार हमारा वोट लेती है तो हमारे लिए जमीन भी दे। अरे साहब, गरीब सरकार है, सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से खरीदेगी सरकार? जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो जमींदारों के पास जमीनें रहीं। जब देश आजाद हुआ तो हमारे लिए भी हुआ ना, इन गरीबों के लिए भी हुआ ना। हमने भी तो वोट दिया आज़ादी में, हमने भी तो योगदान दिया, तो हमारे हिस्से की जमीन गई कहाँ? ये बड़ा सवाल है कि जो भूमिहीन लोग हैं इनके हिस्से की जमीन कहाँ गई? जब सरकार के पास जमीन थी और उस जमीन का नारा मान्यवर कांशीराम साहब ने भी दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो सरकार ने सरकारी जमीन भूमिहीन परिवारों को क्यों नहीं बांटी? नहीं बांटी तो किसके पास गई? इसका मतलब सरकार सरकारी जमीन को पूंजीपतियों को बेच रही है। रेलवे की जमीन जब पूंजीपतियों को बेच सकती है तो रेलवे की जमीन को खरीद कर गरीब जनता को क्यों नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? नहीं, आप कह रहे हो गरीब जनता को देनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि गरीब जनता को, जो जिनके साथ में भूमि ना होने के कारण शोषण होता है, उनको भूमि मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि क्या इस देश के SC ST वेलफेयर का जो पैसा है या गरीबों के जो वेलफेयर का पैसा है, वो वेलफेयर का पैसा जमीन खरीदने में लगा दिया जाए? देखिए, वेलफेयर से अलग का बहुत सारा कोष राज्य का पास होता है, सरकार का। राज्य जब गाय बचाने पे, गौशाला के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकती है। जब इस देश में जब चुनाव आता है तो प्रचार प्रसार में, होर्डिंग में, अपने रैलियों में, अपनी कुर्सियों पे, अपने मंच पर खर्च कर सकती है। विदेशी यात्रा में हमारे मोदी जी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक ऐड पर एक मीडिया के चापलूस जो मीडिया, उनको 40-40 लाख, 50-50 लाख का पैकेज दे करके उन्हें अपने लिए किराए पर रख सकती है। तो देश की जो वास्तविक जनता है और जो देश का एक्चुअल वोटर है, वोटर वो नहीं है धन्ना सेठ। धन्ना सेठ का भी एक ही वोट है और इन गरीब मजदूरों का भी एक ही वोट है। तो एक वोट वाला तो जिसको, जो वोट की लाइन में भी नहीं लगता, भीड़ में वो कभी नहीं लगता, गर्मी में वो कभी नहीं तपता, वो तो इस देश के अंदर क्या कहते हैं, अभी भी जमीनों पे कब्जा करके बैठा हुआ है। वो तानाशाह बना हुआ है, वो राजशाही की जिंदगी जीता है और इन लोगों से बेगारी करवाता है। आज भी लोग 2 मुट्ठी अनाज के लिए पूरा दिन इनके खेतों में काम करते हैं, बेगारी करते हैं, इस कदर मजदूरी करते हैं कि उनकी बेटी बच्चियों पर भी नजर रखी जाती है कि मजदूरी तब मिलेगी जब शाम को हवेली पे अपनी बेटी को भेज देगा। ऐसे भी मैंने गाँव के अंदर सर्वे में देखा है। तो इस हालात में क्या उनका ज़मीर नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सरकार दे तो रही है 5 किलो अनाज। नहीं तो क्या 5 किलो अनार अमीरों को दे दे? जो जमीन वाले जमींदार बने बैठे ना, 5 किलो जमींदारों को दे दो और ये जमीन इन गरीबों में बांट दो, ये तुम्हें 10 किलो अनाज दे देंगे, क्योंकि ये खेती करना जानते हैं, जमीन की छाती फाड़कर बीज डालना जानते हैं, उस पे वो खेत उगाना जानते हैं, धान उगाना जानते हैं, गेहूं उगाना जानते हैं। मोदी जी के, योगी जी के बंगले में धान नहीं उगता है, तानाशाहियों की बिल्डिंग, भवन या इमारतों में धान गेहूं नहीं उगता है। ये गरीब लोग उगाते हैं, ये धरती का सीना फाड़कर उगाते हैं, तब पूरा देश खाता है। और जो पूरी सदियों से हल चलाकर देश में खेत उगाता रहा है, वो आज तक मालिक नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये सवाल है बड़ा, और ये सरकारों के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, ये इनका मौलिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि जमीन की जो, अगर जमीन में यानी लैंड रिफॉर्म चाहिए भारत को, तो उसके लिए दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को जमीन बांटनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बाजू में बहुत पावर होती है। वो खेती को उपजाऊ बनाना जानते हैं, एक बंजर भूमि को भी वो रुई बना देंगे, खोद देंगे और उसको सींच सकते हैं। अमीर कभी खेती को नहीं सींचता है। अमीर की छत पे, अमीर के गमले में, अमीर के बंगले में खेती नहीं होती है। तो जो लोग जमीन को सींच सकते हैं वो जमीन के मालिक क्यों नहीं बन सकते? आखिर ये धोखाधड़ी है कि खेत में तुम खेती करोगे, पैर तुम्हारे टूटेंगे,
पसीना तुम्हारा बहेगा, खून तुम्हारा बहेगा, उंगली तुम्हारी कटेगी, धान और गेहूं जो भी पैदा होगा देश की खाने के लिए, उस सब्जी में तुम्हारा खून मिलेगा। लेकिन जो खून बढ़ाते हैं अपना उन सब्जी को, उस दाल रोटी को खा करके, वही लोग इन गरीबों का खून पीते हैं। क्या हम लोगों का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर हमारा वोट चाहिए तो जमीन हमें देनी ही पड़ेगी। इसके आगे सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो जमीनों पर जब उतर आएंगे, जब ये जमीनों पर खेती कर सकते हैं, तो ये सरकारी कार्यालयों को भी खोद सकते हैं। अगर ये यहाँ जा करके, अगर ये फावड़ा हथौड़ी यहाँ ले आए तो कितनी देर लगेगी इसको वो बनाने के लिए? ये कमिश्नरी इनके कार्य सुनने के लिए बनी है, इनकी समस्याएं सुलझाने के लिए बनी है, लेकिन इसी कमिश्नरी के लोग इन पर हुक्म जताते हैं। एक गरीब नीचे जमीन पर बिठाता है और एक सामंती आकर के अधिकारी की बगल में बैठता है, वो सिटिंग कर लेता है, और ये गरीब मजदूर एक एक बीघा जमीनों के जिनके पास खेत हैं भी, उनके डंडे की चोट पर छीन लिए जाते हैं, सामंती उनसे छीन लेते हैं। तो क्या ये छीना छानी चलती रहेगी? सरकार भी छीन रही है, सामंती भी छीन रहे हैं, तो भैया हमें तो इस देश में फिर जीने का अधिकार ही नहीं है। हमें तो इस देश में मार ही डालो ना, क्यों हमारे साथ? आप कहीं ना कहीं चाहे तो पार्लियामेंट का मामला हो, पार्लियामेंट में जब से मनोज झा ने कविता पढ़ी है कुंवर ठाकुर का, तब से लेकर के ये वही बात कहीं ना कहीं आती है कि अपना क्या देश मुल्क या क्या, ये क्या गारंटी है कि जो आप जैसे लोग, श्रवण कुमार निराला जैसे लोग, आपके तमाम साथी जो इन गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की, शोषितों की, पीड़ितों की जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये क्या कारण, क्या गारंटी नहीं है कि कल को इन सब लोगों का वोट लेकर के कोई राज्यसभा चला जाए, लोकसभा चला जाए, विधानसभा चला जाए, वहाँ जाकर के कोई बोलेगा? देखिए, जब तक समाज मुद्दों के साथ नेता नहीं भेजेगा, तब तक नेता इनकी दलाली करते रहेंगे। और वो नेता अपना भी हो सकता है, ये नहीं सोचना है कि वो नेता किसी अन्य जाति का होगा, वो मेरी जाति का हो सकता है, मेरे वर्ग का हो सकता है, वो लूटता रहेगा। अब अगर वोट की बात होगी तो मुद्दों के साथ होगी, मंदिर पे नहीं होगी, मस्जिद पे नहीं होगी, धर्म पर नहीं होगी, ना तुम्हारी आपस की कुत्ता बिल्ली की लड़ाई की होगी। अगर अब मुद्दे की बात पर कोई नेता हमारे बीच में आता है तो हम उसके साथ हैं, और अगर मुद्दों के साथ नहीं आता है तो इस देश की ये गरीब मजलूम लोग जूतों की माला बनाकर अपने घरों में रख रखे हैं, जिनमें गोबर लगा हुआ है, इनके मुंह पर पहनाई जाएगी। जो लोग इनकी वोट से जीत करके जाते हैं, खासतौर से SC ST OBC के लोग, वही नहीं बोल रहे हैं, फिर आप काहे को पंगा ले रहे हो सरकार? वो देखिए, हम मुर्दा नहीं है, ना हम दलाल हैं, ना हम किसी पार्टियों के पपेट हैं या रोबोट है जो उनके हिसाब से चलेंगे। हमारे पास उनके लिखे हुए खत नहीं आते कि हम वही बोलेंगे जो उन्होंने कहा है। हमारी जुबान इस समाज के आंदोलन की है, हमारी जुबान में इस गरीब का दर्द है, हमारी बातों में इस समाज के असली मुद्दे हैं। हमारे पास यदि आज अगर संसद में जाने का भी ऑफर आता है ना, तो मैं तब भी ये कहूंगी कि सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। लोहिया जी कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और आज वही हाल है, क्योंकि सड़कें सूनी पड़ी हैं और संसद आवारा घूम रही है। और संसद आवारा घूमने के बाद आज तालियां बजाई जा रही है, चुटकुले बजा देना, जिस संसद में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा गया, इन गरीबों की बात उठाने के लिए बनी थी ना, वो इस देश के असली लोगों की बात उठाने के लिए बनी थी ना, लेकिन वहाँ एक की भी बात नहीं उठाई जाती है, वहाँ पे खत पड़े। आखिरी सवाल ले लेते हैं, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, अभी आप देख रहे हैं, ये जो आंदोलन है श्रवण कुमार निराला जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये यहाँ पर पिछले 1.5 साल से शुरू किया, और आज तीसरे चरण का आंदोलन है। इसमें घेरा डालो डेरा डालो ये आंदोलन है। अगर ये पूरी लड़ाई अंतिम पड़ाव की है, इसमें हमने ये नहीं है कि हम लड़के घर चले गए और हमारे लोग फिर नालायक और निकम्मों के पीछे वोट देने चले गए। हम यहाँ से एक लीडर भी निकाल कर देंगे, हम इस आंदोलन से एक लीडर निकाल कर देंगे, SK कुमार निराला जैसा, जो कि समाज के मुद्दों की बात करे, संसद में भी बोले, सड़कों पर हम लड़ेंगे और संसद में हम अच्छे लोग भेजेंगे। आपने कहा कि संसद में अच्छे लोग लड़ेंगे, सड़क पर हम लोग लड़ेंगे। 2024 में आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं 2024 में डेंट मार पाएंगे इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल करेंगे। ये वैसे ही मैं हॉस्पिटल से उठ के आई हूँ, ये पागल या यूं भी टाइम पास करने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन से एक नेता तैयार होगा, और वो नेता ये साबित करेगा कि नेता बना कैसे जाता है, जनता के मुद्दों की बात करी कैसे जाती है और संसद में उठाई कैसे जाती है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम एक लीडर तैयार कर रहे हैं। एक ही लीडर हजारों को सिखाएगा कि मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, और ऐसी लीडरशिप आपको भी करनी है। चलिए, तो आप दीदी निर्देश थी और यहाँ पर मुख्य वक्ता की भूमिका में थी। उनसे बातचीत करने का मतलब यही था कि साधारण भाषा में इस पूरे आंदोलन का जो रूपरेखा है, जो बातचीत है, वो आम लोगों तक पहुँच सके कि आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो गरीब और अमीर